नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल मयंक चौबे जी। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ कर्नल मयंक चौबे का और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएँ। तो कर्नल चौबे स्वागत है आपका बहुत-बहुत जयपुर धन्यवाद आइनॉक्स पर। सर। तो अब आप ये बताएँ कि साहब कि ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते हैं रट साहब। हाँ, वैसे तो मार्क ये मार्क रुट्टे RUTTE है। मार्क रट हैं, मार्क रुट्टे हैं। रट 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 में फँसे हुए। RUTTE नहीं है ये, मुझे लगता है कि जी, ये RUT है। हाँ, ये मतलब इतना सम्मानजनक नाम इनका भी हो सकता है, आरयूटी। हाँ, न जाने किस रट में फँसे हुए हैं ये। ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो है ट्रम्प साहब की प्रतिध्वनि है। ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया कि भई अगर रूस ने नहीं माना तो हम रूस के ऊपर 100% सैंक्शंस आयद कर देंगे। अच्छा, उनकी और कांग्रेस जो हमारे थी ऊपर बाकियों के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। भारत तो कह रहा है लगाओ। इसका एक आज MEA से इसका वो भी आ गया, रिजॉइंडर भी आ गया। जी, MEA ने कहा कि भई हमारे लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये प्रायोरिटी हम है। बहुत पहले भी कर चुके हैं। जी, और जो उनकी एनर्जी सप्लाई वगैरह जो सिक्योर करनी है, वो भारत पहले ही से इंतज़ाम कर चुका है। तो भारत को भी लग गया है कि भई ये ट्रम्प बाबू जो है ना, ये बड़े ही विचित्र और अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति हैं। तो अपना मामला सुधार के और सीधे-सीधे करके चलो। इनका कुछ पता नहीं है कब किसी तलवार जो है वो जब चलाते हैं, तो जो उनके बगल में खड़ा होता है, उसको लगने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चांसेस रहते हैं। इनका तो गोली से कान कटा था, इनके पड़ोसियों का इनकी तलवार से कान कट सकता है सर। तो कान काटने की प्रक्रिया जो है, वो कांग्रेस में इनके एक रिपब्लिकन कैंडिडेट रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने जो थी, वो दी थी। उन्होंने प्रस्ताव ये रखा था कि जो कंट्रीज़ रूस के साथ में कोई ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, उस पर 500% की सैंक्शंस जो है आयद करेंगे, जिसका नाम उन्होंने दिया था सेकेंडरी सैंक्शंस। अच्छा, हुँ। उन्होंने उसमें एक एक लीवे और दिया था उसमें कि उसको कंट्री ब कंट्री जो है वो अलग तरीके से देखा जाएगा। तो एक तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया उन्होंने कि जो रूस के साथ संबंध रखेगा ट्रेड के, उसके ऊपर 500% सैंक्शन लगेंगी। लेकिन हम कंट्री को कंट्री स्पेसिफिक तरीके से देखेंगे। तो हो सकता है किसी को छूट मिल जाए। लेकिन जैसे आपने उनका नाम लिया माइक रुट्टे, रट्टे जो भी है, उन्होंने बढ़ चढ़कर बुधवार को यानी कल जो है वो एक बयान दिया अपना और वो भी दिया यूएस कांग्रेस के सामने कि बच के रहें भारत, ब्राजील और चाइना। पहले तो केवल बात हो रही थी भारत और चीन की, इन्होंने ब्राजील का नाम भी उसमें जोड़ दिया। मुझे लग रहा है ये ब्रिक्स समिट जो है ये बहुत दुःख देकर गया है बहुत लोगों को सर। और इसका जो है आफ्टर बर्नर इफेक्ट जो है वो इस समय हम नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे साहब में देख रहे हैं जो उन्होंने यूएस कांग्रेस के सामने अपना बयान दिया है। तो कहीं न कहीं एक खींच निकल कर आ रही है। ट्रम्प साहब की जो खींच थी वो जायज़ है क्योंकि रूस ने यूक्रेन में उस स्थान पर कब्जा कर लिया जिस पर निगाह थी ट्रम्प साहब की कि वहां से हमको थोड़े से रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे ही रूस उस पर काबिज होता है, वैसे ही ट्रम्प साहब जो हैं, वो 100% हाँ। सैंक्शंस रूस पर आयद करने की बात करते हैं। तो सर असली चक्कर यही है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से एक समझौता किया और उसमें मिनरल्स लिए और वो मिनरल्स की जो माइन्स थी वो चली गई रूस के पास में। रूस के ये उनके पास। दुःख का असली कारण है। तो ये उदर पीड़ा का कारण असल में ये बना और हाजमोला की दवा वो सोच रहे थे कि वो देंगे 100% सैंक्शन लगाकर। अब पुतिन साहब ने भी कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है और भारत जो है सर बातचीत ये चल रही थी कि हमारे डिप्लोमेट्स जो कि वॉशिंगटन में पोस्टेड थे, वो इन रिपब्लिकन कैंडिडेट के साथ में कन्वर्सेशन में थे कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, ये 500% का जो आप प्रपोजल रख रहे हैं यूएस कांग्रेस के सामने, इसमें भारत के इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन जहां तक डिप्लोमेसी में होता है कि जिस देश को बात रखनी होती है वो अपने देश के हित की बात रखता है, बाकी फिर वो किसी की बात ज्यादा सुनता नहीं है। तो वही हुआ और मार्क रुटे साहब ने उनकी कांग्रेस के सामने जाकर जो बयान दिया, बोलिए, एक बोलिए तरीके साहब, रट बोलिए, ये रट वाले हैं। अच्छा रट सर।
जी, जी, हाँ, जी। ये सो ही वाज़ इन अ रट। और रट जो है बड़ा सम्मानजनक शब्द नहीं है सर, अगर आपके श्रोता इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो रट साहब की रट लगाना वो बंद कर देंगे। भारतीय भाषाओं में रट लगाना हाँ, जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आंग्ल भाषा में रट जो है वो इतना सम्मानजनक शब्द नहीं है। और न जाने इनके माता-पिता या इनके खानदान वालों ने क्यों इनका नाम रखा, जो आज जाके ये सार्थक कर रहे हैं। तो ये इन्होंने अपनी बात तो कह दी। ट्रम्प साहब ने एक और वादा कर दिया था कि यूक्रेन को हम थोड़े से अस्त्र-शस्त्र और देंगे। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम उनको देंगे, जिसको कि भारत ने प्रूव कर दिया था कि ये बेकार की चीज़ है ये। तो ख़ैर वो जा रही हैं, वो इस समय यूक्रेन के पास न जाने वो जर्मनी से उठ के जा रही हैं कि ताज़ा माल जा रहा है, ये मैं इस समय कह नहीं पाऊँगा। परंतु पेट्रियट मिसाइल सिस्टम का उन्होंने वादा ज़रूर किया है। तुर्की के साथ मिलके वो नेवल एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रहे हैं इस समय कि भई हमको अगर इस तरफ से अप्रोच करना पड़े तो कैसा रहेगा? साथ में वो एड्रियन सी के वाटर्स को भी टेस्ट कर रहे हैं नेवल एक्सरसाइज करके कि अगर यहाँ से हमको अपना हल्ला बोलना पड़े तो कैसा हो सकता है। तो हर तरीके से नेटो जो है वो एक्ट कर रहा है दिखाने के लिए कि हम यूक्रेन के साथ में हैं। यूक्रेन को वो जबरदस्ती युद्ध में झोंकने के लिए पिले हुए हैं सर। ये मैं मानता हूँ और ज़ेलेंस्की जो है वो भली-भाँति इसको निभा भी रहे हैं। तो जैसा-जैसा ट्रम्प साहब कह रहे हैं या नेटो के रट साहब कह रहे हैं, वैसा-वैसा ज़ेलेंस्की जो है वो जैसे वो गुड्डा नहीं होता है खिलौने का, जिसमें चाबी भरते हैं और वो तालियाँ बजाना शुरू करता है, तो ज़ेलेंस्की साहब की हालत भी इस समय कुछ वैसी ही है। चाबी भरी जा रही है नेटो द्वारा और वो इस समय भरपूर ताली बजा रहे हैं और विश्व का मनोरंजन कर रहे हैं। विश्व का ना सही पुतिन साहब का मनोरंजन तो अवश्य हो रहा है इस समय। तो ये तो रही इस समय नेटो की खस्ता-हाल वैसे जो ये तो कहना पड़ेगा कि साहब पुतिन ने तो इनको पूरी तरह से इसमें मात ही दे दी है, तो तो आप पुतिन कैसे साहब देखते एन्जॉय हैं कर कि रहे हैं। ये जो यूक्रेन वाला जो मामला है, ये कहाँ जाके सेटल होगा? सर मुझे ये जल्दी सेटल होता दिखाई दे नहीं रहा है ये, क्योंकि इस समय रूस ने एक तरीके से वॉर ऑफ एट्रिशन आयद कर दी है यूक्रेन के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन्स के स्वॉर्म्स भेजे हैं, कामिकाज़ी ड्रोन्स का प्रयोग किया है, साथ में मिसाइल अटैक किया है, तो वो लोग भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेकर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अब अटैक करना शुरू किया है उन्होंने और पहले भी कर रहे थे लेकिन इस समय थोड़े अटैक में और तेजी आई है। और रूस मैं मानता हूँ कि ऐसी शक्ति नहीं है कि वो जल्दी से पीछे हट जाएगा। युद्ध अगर थोड़ा लंबा खींचेगा, तो ये खींचने की उसको क्षमता रखते हैं। यूक्रेन को इस समय आगे बढ़ाने के लिए आर्म्स लॉबी जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। वो चाहते हैं उनके आर्म्स की पूरी सेल होती जाए, किसी तरीके से इस क्षेत्र में अशांति फैली रहे, पुतिन साहब यूक्रेन के साथ बिज़ी रहें और उन पर सैंक्शंस आयद होती रहे, रूस जो है उसकी इकोनॉमी थोड़ी-सी चरमरानी शुरू करे, चीन उसका अगर सहयोग देने की कोशिश करे तो उस पर हम सैंक्शंस आयद करें। भारत अगर उनसे तेल खरीदने की चेष्टा करे, तो उस पर भी सैंक्शंस आयद करने की सोचें। मैं इस शब्द का बड़े सोच समझ कर प्रयोग कर रहा हूँ, सोचें, क्योंकि यूएस के पास में इस समय अगर भारत पर सैंक्शन लगाने की बात आती है, तो ये एक कड़वा घूँट पीने के बराबर होगा। रूस इस समय भारत के साथ में कोई भी ऐसे एक्शन नहीं ले सकता, जो भारत और भारत की जनता को एंटागोनाइज़ कर सके। इस समय भारत उस स्थिति पर बैठा हुआ है। तो मेरा ख़्याल नहीं है कि रूस जो बोल रहा है या मिस्टर मार्क रट जो रट रहे हैं, उस बात में ज़रा भी सार्थकता हो, ये मुझे गीदड़ भभकी से ज़्यादा कोई दिखाई दे नहीं रही है। नहीं, रूस ने तो आगे कुछ आगे कहा देखते हैं नहीं क्या ऐसा। हाँ जी। रूस ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। हाँ, रूस ने नहीं, सॉरी मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, मैं मेरे मुँह हाँ, से रूस निकल गया। हाँ। यूएस यूएस था। तो यूएस ने जो हरकत कर रहा है वो अ, भारत के विरुद्ध हरकत करने के लिए थोड़ी-सी उसको अपनी इच्छा और इच्छा शक्ति जो है, वो बढ़ानी पड़ेगी। मैं नहीं मानता कि इस समय यूएस के पास में दोनों वो चीज़ें हैं, जो भारत के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सकें और यदि उन्होंने ले लिया, तो ये फिर उन्हें ही मुँह की खानी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, करेक्ट। और
यदि और भी देखें, जो भारत को जो और घेरने के प्रयास किए जा रहे हैं, वो भारत को घेरने के प्रयास जो है, वो आप सिंदूर में तो फेल हो गया। आप सिंदूर भी मुझे लगता है कि भारत को घेरने का ही प्रयास था, और उसमें भी यूएस का हाथ रहा होगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि साहब कि ये भारत एक ऐसी चीज है, अगर इसको काबू में कर लो तो इसको हम यूज कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट में, और भारत यूज होने वाली चीज तो है नहीं। तो इसलिए इन्होंने पाकिस्तान को कहा होगा कि भाई चलो थोड़ा सा जरा छेड़ाछाड़ी करो। तो छेड़छाड़ी करने में उनकी हो गई पिटाई, उनके पिटाई होने के साथ साथ यूएस के भी बहुत सारे जो खेल थे, वो उनका नकाब उतर गया। जग उनके जाहिर सारे हो गए बहुत वो। सारे जो उनके सारे बहुत सारे जो आपके एयर डिफेंस और कमांड सेंटर और आपके एयर बेसेस, ये सब उड़ गए। इसलिए यूएस और भी चिंतित हो गया। तो अब पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा कि भाई साहब हमें बख्शो, हम इधर से तो ना करेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं, चलो बांग्लादेश की तरफ से करते हैं। और उसका अब आप ये देखिए कि म्यांमार में जो कुछ हुआ, और जिसको भारतीय सेना कह रही कि हमने तो कुछ नहीं किया, सर म्यांमार में क्या हुआ? और कुछ नहीं हुआ म्यांमार परे में। परेश परेश बरुआ कह रहे हैं कि साहब की 3-3 वेव्स ड्रोन अटैक हुए हमारे ऊपर। पहले हमको आके मारा, फिर जब हम फ्यूनरल करने गए तो फ्यूनरल में मारा, और उसके बाद फिर और मारा। इतना मारा कि हमारे पास कोई बचा ही नहीं। वो हम्म। भी, और वो एनएससीएन का जो एक ग्रुप है, वो कापलांग ग्रुप, वो भी उसमें खापला था। ग्रुप। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि भारत ने जो किया? मैं कह रहा हूँ भारत ने किया, भारत तो मना कर रहा है। सर तो भारत ने ये क्या किया? भारत बांग्लादेश ने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश बांग्लादेश, यूएसए और चाइना और पाकिस्तान, चारों को मैसेज चला गया। सर भारत ने तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे आसाम के अननोन ड्रोन्स। मुख्यमंत्री हैं अननोन ड्रोन्स। असम के मुख्यमंत्री को आकर स्वयं बयान देना पड़ा कि हमारी पुलिस का भी हाथ नहीं था उसके अंदर। सर इस समय भारत भारत की सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल ऐसे हो रखे हैं कि वो कोई भी दुश्मन से लोहा लेने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक लॉन्चिंग पैड को निकाला था। सबने, दुनिया ने देखा कि इनकी अर्धसैनिक बल की क्या शक्ति है। अब आप ये मानिए कि चीफ मिनिस्टर असम को खुद बयान देना पड़ा कि हमारी पुलिस का इस हमले में कोई हाथ नहीं है। मतलब क्या पता वो आरोप लगा दे असम की पुलिस के ऊपर। तो सर मान के चलिए डर जो है बहुत गहरा बैठा हुआ है कि जब असम के चीफ मिनिस्टर को बयान देना पड़ता है तो ये बताता है कि दुश्मनों में डर बहुत गहरा बैठ गया है। अब कहते हैं कि हवा में कुछ एक ड्रोन आए, पहली वेव ड्रोन की आई तो कुछ नुकसान हुआ, उसमें कोई तथाकथित लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, वो निकल गए। और जब उन लेफ्टिनेंट जनरल साहब की शव यात्रा जा रही थी तो उसमें ड्रोन के साथ साथ मिसाइल से भी अटैक हो गया, और उस शव यात्रा के दौरान दो और उनके सीनियर ऑफिसर जो थे वो भी चल पड़े यात्रा में। तो लंबी यात्रा पर वो भी निकल गए। और इसमें ना केवल उल्फा इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग शामिल थे, इसमें एनएससीएन खापलांग ग्रुप भी शामिल था। अब इस समय वो अपने आप को कोस रहा होगा कि क्यों उन्होंने आइजैक मोइबा ग्रुप की बात नहीं मानी और अलग हो गए, और अब अलग होकर पिट रहे हैं। उल्फा इंडिपेंडेंट की वैसे कोई पूछ नहीं है वहां पर। आसाम में उल्फा, जो ओरिजिनल उल्फा थी, उसको लोग फिर भी कुछ मानते थे, लेकिन बरुआ साहब की इस समय कोई स्टैंडिंग ग्राउंड पे तो नहीं है। हाँ, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे क्योंकि चीन की पुष्ट पनाही है उनके साथ में, तो वो थोड़ा बहुत छुटपुट ऐसी हरकतें करते रहेंगे। और मजे की बात यह है कि सर जो बर्मीज जुनता है वो उसी सैगियांग एरिया में ऑपरेट भी कर रही है अपने विद्रोहियों के खिलाफ। तो हम तो ये मानते हैं कि ये तो बर्मीज जुनता का कमाल था, हमने तो कुछ किया ही नहीं। वो लोग अपने ही इंसर्जेंट्स ये को मार रहे थे, क्रॉस फायर में बेचारे ये शरीफ लोग आ गए और नाहक हमें हाँ, बदनाम किया बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्लॉजिबल बात है, लेकिन ये अलग बात है कि अभी तक को हुंता ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो नहीं दिया। इसलिए ठीक है, वो भी भले लोग होंगे, वो भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते होंगे जी भारत जी की जी तरह। जी जी।
और वैसे इन लोगों ने पहचान लिए थे ये ड्रोन, जो कहते हैं या तो इजराइल के जी। बने हुए थे, फ्रेंच बने हुए थे, कोई कहता है हेरॉन ड्रोन थे, वो तब वहां तक पहुंच गए थे। तो पता नहीं इन्होंने कैसे पहचाना। सुनते हैं कि कोई ड्रोन जब अटैक करता है तो उसकी हम्म, आवाज जो है, उसकी विरिंग साउंड है, उससे लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक केवल 7 सेकंड का टाइम होता है। तो इनके पास में न जाने कौन सी सुरक्षा प्रणाली थी, इन्होंने पहचान लिया कि ये इसराइल का है, ये फ्रांस का है, और हम गए ठुंग। तो ये जो है राज जो है हमेशा राज ही रहेगा। इन्होंने पहचाना तो पहचाना कैसे कि ये ड्रोन जो है कहाँ के बने हुए थे। तो क्या, ठीक है सर, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी लेके बैठे हुए हैं ये। तो इस समय ऐसा कुछ हो गया, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं। इनका कहना है कि 150 से ऊपर ड्रोन जो थे वो इनके ऊपर आए थे, जिन्होंने अटैक किया, और इनका कंबाइंड कैंप था। तो ये बात भी इन्होंने तस्दीक की कि हमारा कंबाइंड कैंप ऑपरेट कर रहा है, और वो भी ऑपरेट कर रहा है इस रीजन से जिसके ऊपर ये ड्रोन अटैक होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो खुल के अपने आप इन्होंने टेबल पर रख दी कि हम कहां कहां पर गलती पर थे और हम क्या एक्शन ले रहे थे। खैर, जो भी हुआ इस समय, आपको ध्यान होगा कि उल्फा ने एक अटैक किया था एक भारतीय ऑफिसर के ऊपर। उसका मेरे ख्याल से 7 साल का लड़का था, और उनकी धर्म पत्नी थी। वो इस अटैक में चल बसे थे। तो इस समय ये कुछ ये हो ना ये हो। शायद हम मणिपुर की बात कर रहे हैं। जी। तो हो इम्फाल के सकता है पास में कि, होता है। जी, तो हो सकता है इसमें उनकी आत्मा को शांति अवश्य मिली होगी। उनकी आत्मा को शांति मिली होगी, और चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अमेरिका की आत्मा को। इनकी तो आत्मा है ही नहीं सर, इनकी आत्मा तो मर चुकी है। तो इनको, इनके तो उदर पीड़ा होती है, इनकी आत्मा को कुछ नहीं होता सर। तो इनको उदर पीड़ा अवश्य हुई होगी, और भीषण उदर पीड़ा हो रही होगी, और अब तक होती रही होगी। क्योंकि जो एक्शन हो रहा है, और बांग्लादेश में आप देखिए इस समय हालात क्या हैं। इस समय मोहम्मद यूनुस खुद हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज शांत हो जाओ। जिस रीजन की वजह से हम आए थे, उसी रीजन पे अब अटैक हो रहा है। तो इनकी एक एनसीपी है जो लगी हुई थी डेमोन्स्ट्रेशन में, और उसके ऊपर प्रहार होता है, और उनकी मिलिट्री जो थी और पुलिस ने किसी तरीके से उन एनसीपी के लीडर्स को वहां से निकाला, क्योंकि जमाती उनके पीछे पड़ गए थे। तो अभी बांग्लादेश की हालात जो हैं वो बहुत ही बुरे हैं, और बुरे से बुरे होने ही वाले हैं, क्योंकि सर इनके कॉक्स बाजार एरिया में रोहिंग्यास का आगमन है। हम्म। और रोहिंग्यास को बसाने के लिए इनको यूएन ह्यूमन रिसोर्स की, यूएनएचआरसी की जरूरत है। यूएनएचआरसी में डोनर्स की आवश्यकता होती है, और ये डोनर्स अगर डोनेशन नहीं देंगे तो सितंबर मास के बाद इनके पास में उनको खिलाने के लिए खाना नहीं रहेगा, और दिसंबर के बाद में इनको बसाने के लिए इनके पास में धन नहीं रहेगा। तो बांग्लादेश जो है वो इस समय अराजकता की ओर तेजी से अग्रसर है, अगर यूनुस साहब ने होश की दवा नहीं पी। तो इनके पास में देखिए अपना इंटरनल स्ट्राइफ चल रहा है बराबर। कॉक्स बाजार एरिया में इनका जो रोहिंग्यास के ऊपर होने वाला है वो बात अलग। तीसरी चीज, इनका इलाका है मेमन सिंह। मेमन सिंह इलाके में इन्होंने क्या किया, आपको ध्यान होगा एक मशहूर फिल्मकार होते थे सत्यजीत रे नाम के, पाथेर जी पांचोली हाँ, जी उनकी हाँ, जी हाँ, पिक्चर जी थी, हाँ। पाथेर है ना, पंचाली। शतरंज के खिलाड़ी उन्होंने बनाई थी हिंदी में। हाँ, 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 तो बिल्कुल। उनका घर था मेमन सिंह में। इन मूर्खों ने जाकर उस घर पर अटैक किया और उसको नुकसान पहुंचाया। अब इस हरकत से ममता बनर्जी तक रुष्ट हैं। मतलब टीएमसी में रोष है कि बांग्लादेश ने ये एक्शन क्यों लिया, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सत्यजीत रे को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है एज अ फिल्मकार और एज एन आर्टिस्ट। तो इस समय इन मूर्खों ने वो काम किया जो कि थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए इनके मन में था, वो भी जाता रहा। इस समय भारत की डिप्लोमेसी एक्शन में है, और हमने प्रपोज उनको ये किया है कि हम अपने रिसोर्सेज से उस घर को रिस्टोर करना चाहते हैं। अब देखिए इस समय बांग्लादेश क्या होश की दवा पीता है और हमारी इस बात को एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो बांग्लादेश आप देखिए चारों तरफ से मुश्किलों में अ, घिरता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने वो 3 पाकिस्तानी ब्रिगेडियर क्या बुलाए थे, ब्रिगेडियर जनरल। एक एक बात बस इसमें ऐड कर दूं, जो मैंने अभी देखा जी, नीचे।
जी। सत्यजीत रे के घर के बारे में कि साहब को उन्होंने तो उसको डिमोलिश कर दिया। हाँ। उसको कर दिया उन्होंने डिमोलिश, कोई भारत की जी, बात नहीं सुनी उन्होंने। जी। तो सर मुझे डिमोलिश लगता तो है कि उन्होंने एक हुँ, एक ड्रोन अटैक शायद इधर भी आवश्यक पड़ा होगा कुछ दिनों में। भगवान जाने क्या हो जाए सर, हवा में तो उड़ती हुई चीज़ें पता नहीं कहाँ-कहाँ चली जाती हैं। हाँ, और पता नहीं ड्रोन कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है पता नहीं वो। कहाँ-कहाँ से हाँ, हाँ। अननोन ये ड्रोन्स भी हैं सर, अननोन ड्रोन्स। ये भी तो हो सकता है वो 3 पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जनरल आए थे वहाँ पर, जो उनकी हुँ, मेडिकल कोर हुँ, के थे। हुँ, नए-नए हुँ। पासपोर्ट बनवा के आए थे वो और इनके 10 डिव के हेडक्वार्टर के आस-पास घूम रहे थे। तो हो सकता है उनको ढूँढते हुए भी ड्रोन आ जाए वहाँ पर, क्योंकि रेडिसन ब्लू से तो निकल के चले गए होंगे वो चले लोग गए अभी। सर वो भाग गए बता रहे क्या नाटककार हैं ये लोग। हैं। नहीं तो ये अब देश ये जी, जो बांग्लादेश आर्मी और यूनुस के बीच में रिलेशंस कैसे हैं? बड़े सुमधुर रिलेशन हैं उनके, क्योंकि इस हुँ, समय आर्मी जो है वो चाहती है कि यूनुस साहब ज़रा होश की दवा पिएँ, लेकिन आर्मी जो है वो टेक ओवर नहीं करना चाहती इस समय बांग्लादेश को। ऐसे फटेहाल देश को आखिर कौन-सी आर्मी टेक ओवर करना चाहेगी ये बताइए? आप देखिए ना आसिम पाकिस्तान मुनीर कहाँ टेक ओवर कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान आर्मी तो कर लेगी सर, वो किसी को भी कर लेगी। नहीं, नहीं पाकिस्तान आर्मी नहीं करेगी सर, आप मान के चलिए आप। आसिम मुनीर नहीं बहुत करेगी? शातिर आदमी है, नहीं करेगी सर। आसिम मुनीर बहुत शातिर आदमी है। उसका काम देखिए कैसे चल रहा है। जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान को एक सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए या एक सॉफ्ट स्टेट जो कि बहुत सब लोगों के साथ सहिष्णु बनकर काम करता है, तो वो बिलावल भुट्टो को आगे करता है वो। बिलावल भुट्टो बयान देते हैं कि भाई हम तो 2 इन आतंकवादियों को हैंडओवर करने को तैयार हैं, हमें डोजियर दे दीजिए। तो क्या हुआ? उसने पाकिस्तान का सॉफ्ट फेस दुनिया के सामने रख दिया कि भाई हम तो तैयार हैं, भारत नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है। जब उसको जनता के सामने लोगों को खड़ा करना पड़ता है, तो शहबाज शरीफ को खड़ा कर देता है। जो कहते हैं कि भाई हमने इन्फ्लेशन जो था वो 35% से घटाकर 4.5% पे ले आए हैं। शहबाज शरीफ ये बयान दे देते हैं। और जब उनका मन नहीं लग रहा होता है, तो वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ में ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं। तो आप देखिए, ऐसी जब दुनिया चल रही है, तो कौन मूर्ख है जो पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में लेगा? ऐसी पागल जनता जो कि अपने ही निशाने हैदर लिए हुए फौजी की मेमोरियल को खत्म कर दे, ऐसी जनता को कौन रूल करना चाहेगा? कहते हैं ये लोग पाकिस्तानी फौज की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमने देख लिया इन्होंने जब लाहौर के कोर कमांडर के घर में घुसे थे, तो कितनी इज्जत थी उनकी। उनकी पतलून तक तो उतार के ले गए थे ये वहाँ से। कोरमे की बात तो कौन करेगा? पर पतलून ज़रूर गायब हो गई थी इनकी। तो मैं ये कहता हूँ कि इस समय उसी प्रकार से बांग्लादेश की आर्मी जो है, वो भी बांग्लादेश की बागडोर सँभालने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से यूनुस साहब जो है वो काबिज़ रहें गद्दी पर और जैसे-तैसे करके जमातियों को अंडर कंट्रोल रखें। क्योंकि इस समय यूनुस साहब ने अपने तख्त पर जब बैठे थे, तो उन्होंने जिस तरीके से लोगों को जेल से रिहा किया था, आज वो उनकी गले की हड्डी बनकर उनके सामने आ खड़े हुए हैं। करेक्ट, और करेक्ट, अब करेक्ट। वो इनके बस से बाहर जा चुके हैं। अब ये केवल हाथ जोड़कर उनसे विनती कर सकते हैं कि अब शांति का दान दें और देश को बख्श दें। तो बांग्लादेश की इस समय स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। जो इनके ग्रैंड प्लान्स थे ना कि चिकन नेक को काट देंगे। सर अपनी गर्दन इस समय बचा के रखें तो बहुत बड़ी बात है। अरे ऑफ सिंदूर के बाद ये बात नहीं की है इन्होंने। ना, उस समय तो ख़ैर नज़ारा देख लिया इन्होंने। और दूसरी बात ये भी है कि कल जो झड़प हुई है उसमें ये बता रहे हैं कि साहब की नेशनल सिटीजन्स पार्टी जो इन्होंने बताई है, तो जी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी का इन्होंने बहाना लिया कि साहब की नेशनल सिटीजन्स पार्टी पर हमला हुआ है अवामी लीग के जी, कार्यकर्ताओं द्वारा, जी, जो जी, छात्र लीग है उनकी उसके। जी। और उसके बाद फिर वहाँ पुलिस ने जाके गोली चलाई है हुँ। और उस गोली में बहुत सारे 4 लोग मारे गए हैं, कुछ कह रहे हैं 10 से 4 ज़्यादा लोगों लोग के मारे गए। 4 लोगों की पुष्टि की है उसमें, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, एक स्कूल टीचर था उसके अंदर। 4 लोगों की पुष्टि तो इन्होंने की है, उसके बाद में आगे कोई बयान मैं देख नहीं पाया हूँ। ट्विटर पे 14 लोगों का चल रहा है। अच्छा 14 लोगों का है। नहीं मैंने ये 14 पढ़ा नहीं लोगों था। का चल रहा है और जी, उसमें ये भी है कि वो जो क्षेत्र है गोपालगंज नाम का, वो जी। गोपालगंज जो है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ 70% हाँ जी। हिंदू।
जी, तो इसलिए उसको एक हिंदू मैसेकर के रूप में भी देखा जा रहा है कि साहब देखा ने जा रहा है। इसलिए गोलियां चलाई कि उससे छात्र लीग में बहुत सारे हिंदू थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, हुँ, हिंदू है तो गोली चलानी ही चाहिए। गोली चला सकते हैं। तो ये काम इन्होंने कल किया है, लेकिन ये भी आ रहा है कि साहब की मिलिट्री ने उनको रोका है कि हाँ, आप ये हरकतें ना करें। बिल्कुल। और मिलिट्री इनके लीडर्स को, एनसीपी के लीडर्स को वहाँ से निकाल के लेकर गई है। हाँ, निकाल के लेके गई है, जब अ, वो फँस गए थे, तो हुँ, उनको निकाल के लेके ज़रूर गई है। जी, कुछ स्थानों पे ये रिपोर्टिंग आ रही है कि साहब की ये जो करवा रहे हैं इस तरह की छुट-पुट हरकतें, उससे मिलिट्री काफ़ी नाराज़ है। अब पता नहीं नाराज़ साहब है। कि एक आखिरकार एक ही थैली के चट्टे-बट्टे कौन किससे नाराज़ होता है, क्या पता चलता। सर मैंने इनके ना मिलिट्री ऑफिसर से इंटरैक्ट किया है, तो हुँ, थोड़ी बहुत समझदारी इनमें मौजूद है। मिलिट्री का मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत समझदारी है। देखिए, वो जो खून में उबाल आता है ना देश की सत्ता हासिल करने का, उसका तो कोई इलाज है हाँ, नहीं। वो तो हुँ। डीएनए है इनके अंदर। और पाकिस्तान से ज़्यादा तख्ता पलट जो है वो बांग्लादेश में हुए हैं। जी, तो आप यही कह रहे थे कि साहब आसिम मुनीर जो है वो शातिर है और बांग्लादेश वाले भी शातिर हैं। मुझे तो इतने शातिर लगते नहीं। अगर इतने शातिर होते, तो ये जो अब म्यांमार वाला प्रोजेक्ट है, इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि म्यांमार वाले प्रोजेक्ट में मैंने सुना है आपके पास कोई अपडेट है? म्यांमार में सर एक बड़ी रमणीक स्थान है, उसका नाम है नेपिताउ। तो कैपिटल है नेपिताउ साहब वहाँ में की अब तो। हाँ जी? अब तो वहाँ की कैपिटल है नैपीताउ। अच्छा कैपिटल बन गया है वो? हाँ जी, अच्छा, अच्छा, रंगून अब अच्छा। कैपिटल नहीं है। अरे! तो फिर पिया कहाँ जाएँगे सर रंगून नहीं रहेगा तो फिर? अब रंगून साहब, रंगून इसी तरह से है जैसे भारत में आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी तरह से मुंबई। वहाँ की आर्थिक राजधानी रंगून है। मुझे तो ये चिंता हुई सर वो गाना था मेरे पिया गए रंगून, अब ये गाना कैसे गाया जाएगा? क्योंकि नहीं, नहीं, मेरे वो तो पिया गए चलेगा। नेपिताउ और पर रंगून अभी भी भा सबसे बड़ी जगह है वहाँ की। तर भारत से किसी के पिया जो हैं, वो नेपिताउ तो ज़रूर गए थे सर। और उन्होंने बैठ के हाँ, हुंता वालों के साथ में थोड़ी-सी चाय-वाय पी और न अच्छा। जाने उनको क्या घुट्टी पिलाई, हाँ, क्या पता है किस बात की बात की, ये भी क्या बोला हो कि भई ये ड्रोन तुम ले लो या तुम अटैक कर दो, क्या भगवान जाने क्या बात हुई उनकी, पर कुछ तो बातचीत हुई थी। तो अच्छा। बातचीत की, चाय-वाय पी, रमणीक स्थल का उन्होंने दौरा किया, ध्यान दिया इधर-उधर, जो भी दर्शनीय स्थल थे वह गए होंगे और घूम फिर के वापस आ गए। तो क्या बातें अच्छा, हुई जी, और तुरंत वहाँ पर अटैक भी हो गया, घूम फिर के? तुरंत अटैक हो गया। कोइंसिडेंस है सर ये, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इत्तेफाक नाम की चीज़ भी होती है, तभी तो ये शब्द बनाया गया है। ज़िंदगी अगर इत्तेफ़ाक है, हैं? जी, अगर इत्तेफाक नहीं होता तो ये शब्द ही नहीं बनता। तो अगर शब्द बना है तो उसका प्रयोग कहीं-कहीं प्रसंग तो होना चाहिए। उसको चरितार्थ भी तो और फिर करना चाहिए उसको। वो ड्रोन उसके हुंता के थे कि कहीं और से आए थे? ये कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कि वो कहाँ से आए थे, अननोन ड्रोन थे। देखिए भारत की अननोन ड्रोन। पश्चिमी सीमा के पार जो है अननोन मेन होते हैं, हाँ, भारत की पूर्वी सीमा के पार जो है अननोन ड्रोन होते हैं। ये मैं देख रहा हूँ ये नया ट्रेंड बना है ये। तो जिस प्रकार से नहीं तो फैशन आता जाता है वैसे ये फैशन भी नया आया है। पश्चिमी सीमा इज़ इक्वल टू अननोन मैन, अननोन गनमैन एंड पूर्वी सीमा इज़ इक्वल टू अननोन ड्रोन। एक और समाचार मेरे सामने चल रहा है, वो ये कह रहे हैं अभी जी। साहब कि मॉक ड्रिल्स टू बी कंडक्टेड एट ओवर 10 लोकेशंस अक्रॉस दिल्ली। अब ये नई ओए हे मॉक राम! ड्रिल्स हे राम! ये किस लिए हो रही है? आप सिंदूर 2.0। मुझे तो इस समय पाकिस्तानियों पे तरस आ रहा है कि हुँ, पहली मॉक ड्रिल हमने की थी 6 मई को करनी थी हमने और 6 मई को मॉक ड्रिल की तै सॉरी 7 मई को करनी थी। मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी हो रही थी, उसकी सब दुनिया में रिपोर्टिंग हो रही थी उसकी और अचानक 7 को पाकिस्तान वाज़ मॉक्ड एंड इट वाज़ नॉट अ ड्रिल, इट वाज़ अ ऑपरेशन। और ऑपरेशन सिंदूर जो था, वो समाप्त नहीं घोषित हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो मैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नहीं बोलूँगा उसको सर, क्योंकि हर व्यक्ति ने, चाहे वो सरकार से संबंध रखता है, चाहे वो सैन्य शक्ति से संबंध रखता है, हर एक ने ये बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर इस समय जारी है।
तो ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है मॉक ड्रिल चले और somebody कैन बी मॉक्ड। तो इस समय किसी को हो ना हो, पाकिस्तान में तो डर का माहौल इस समय जरूर होगा मॉक ड्रिल के नाम से। हाँ, नहीं तो अब ये खबर अभी बिल्कुल कुछ ही मिनटों पहले आई है कि मॉक ड्रिल होने वाली है। तो पाकिस्तान में तो वैसे भी आप जान रहे हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। जी। वहाँ डेली एवरेज जो है वो करीब 10 सोल्जर्स का है, 10 सोल्जर्स हाँ, मरते हैं वहाँ पे। कल कल 29 गए थे उनके। हाँ, वो पूरा एवरेज अगर निकाले तो महीने के तो 300 10। है। हाँ, तो पता नहीं ये कहाँ से ये फौज पैदा कर रहे हैं अपनी ये। मेरे ख्याल से वो टेररिस्ट है ना सर, इनके बीच में वो लाइन तो है नहीं। आतंकवादी और सेना के बीच में कोई डिवाइड नहीं है। तो आतंकवादी सेना में आ जाते हैं, सेना के लोग आतंकवाद में चले जाते हैं, तो इनका घुला मिला मामला है, चलता रहता है। तो कोई ज्यादा अफसोस की बात नहीं है। आ जाएंगे 300 लोग, वैसे ही आ जाएंगे इनके। हाँ, 300 लोग तो हो ही जाते हैं। बड़े तो आराम से ब मर्सिनरी है। तो आप सही कह रहे थे, फिर ऐसे में हमारा मुनीर जो है वो, लेकिन इसमें एक बात है कि अगर आर्मी की हालत इतनी खराब है तो मुनीर के लिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि वो प्रेसिडेंट बन जाए और आर्मी चीफ किसी और को बना दे। नहीं सर, आर्मी चीफ बनने में फायदा है। देखिए कॉर्नर प्लॉट जो है वो लाहौर में कहाँ मिलेगा आपको। राष्ट्रपति को प्लॉट नहीं मिलता, प्रधानमंत्री को प्लॉट नहीं मिलता, कॉर्नर प्लॉट तो इस समय खाली चीफ को मिलेगा। तो डीएचए जो है वो चीफ के अंडर में आती है। तो जो पोस्ट वो लेना चाहेंगे विल बी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने ली थी। हम्म। ये उसी पोस्ट पर काबिज होना चाहेंगे जहां इनके पास में सेना की पूरी लगाम हो। ये सेना की वर्दी में चले, एक आध तमगा इधर उधर और हो इनके पास में, पर ये अपना फील्ड मार्शल का रैंक जो है वो ना छोड़ें। और ये सेना के ऊपर पूरी तरीके से काबिज हो। और मुझे नहीं लगता कि ये इस समय सेना की बागडोर किसी और आदमी को देना चाहेंगे। जैसी इनकी हरकत है और रही है, ये किसी पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कदापि नहीं चाहेगा कि सेना की बागडोर किसी आदमी को और को दी जाए। कि हो सकता है उसके पीछे कोर कमांडर्स रैली कर जाएं और ये जो है वो ठन-ठन गोपाल रह जाएं, खाली संभालते हुए वो कुर्सी को। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीफ का पद जो है अभी छोड़ेंगे। हालांकि पाकिस्तान के कोर कमांडर्स में रिसेंटमेंट जो है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अब वो तो बढ़ेगा सर। अगर आप चीफ का पद जो है वो एक्सटेंड कर देंगे बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम, तो पीछे जो लाइन में लगे हुए हैं, वो तो सुपरसीड होते चले जाएंगे। बिल्कुल, उनको अगर वो आगे तो बढ़ वो पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है। अगर बिल्कुल, किसी को भी एक्सटेंशन दिया तो पता नहीं कितने लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर उनके जो नीचे लोग आएंगे उनका फिर आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और फील्ड मार्शल बन गए आप तो इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी भर वही रहेंगे। वहीं रहेंगे। पर मुझे ये दिख रहा है कि सितंबर का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत भारी होने वाला है। ये सब चीजों को देखते हुए ये एक टाइम फ्रेम मैं अभी बता रहा हूं आपको। सितंबर और अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान के पास में बहुत सारी मुश्किलें और आने वाली हैं। ये इस समय जितना अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहे कर लें, क्योंकि ये महीने इनके लिए बहुत भारी होंगे। इंडस इंडस वाटर ट्रीटी का इफेक्ट जो है वो इन महीनों में इनको देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान की जनता जो है वो फोर्स्ड हो जाएगी अपनी आर्मी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। धीरे-धीरे सिंधु देश भी उबल रहा है। हम इस चीज को ना भूलें। हमारा ध्यान इस समय केंद्रित है बलूचिस्तान पे, लेकिन सिंधु देश भी इस समय उबल रहा है और सिंधु देश का ज्वालामुखी फटने में कोई देर नहीं है। इन्होंने इस समय आप ध्यान कीजिएगा, ऑपरेशन बाम के तहत इन्होंने जी। नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट था बलूचिस्तान का, जो ऊपर खैबर पख्तूनख्वा से मिलता था और नीचे डेरा गाजी खान के साथ पंजाब प्रोविंस से मिलता है। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उस डिस्ट्रिक्ट का। वहां पर इन्होंने 9 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को खत्म किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। तो अगर ये इतना डीप स्ट्राइक करके इतने हाई वैल्यू टारगेट को निकाल सकते हैं, तो इसकी प्रोफिशिएंसी जो है वो इस समय दिखने लायक है। क्योंकि डेरा गाजी खान तो वो पंजाब में पड़ जाता है। सर मूसा खेल डेरा। डिस्ट्रिक्ट था, मूसा ओके। खेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। अब ये मूसा खेल डिस्ट्रिक्ट जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ता है
और इसका सदर्न पोर्शन जो है वो डेरा गाजी खान पंजाब से जुड़ता है इसका। तो इन्होंने इस पॉइंट पर जाके 9 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को खत्म किया था। ये शायद रोड ब्लॉक के ऊपर इन्होंने रेड मारा था ये। तो इनके पास में पूरी इंटेलिजेंस थी, ये कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और इन्होंने वहां जाके खत्म किया था। तो ये ऑपरेशन की ऑडेसिटी दिखाता है कि आप कितने डीप जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं अपने एनिमी के ऊपर। तो इस समय जो स्ट्राइक्स हैं ऑपरेशन बाम और उसके बाद में जो ये चीज चल रही है, इसको कोई हल्के में ना ले। 27 आदमियों को इन्होंने उसी समय खत्म कर दिया था जब बस पे अटैक किया था, और 2 आदमी जो थे वो हॉस्पिटल जाते जाते अपना दम तोड़ देते हैं। 29 लोग जो थे वो इनके इस अटैक में खत्म हो गए थे। तो आप देखिए जिस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं, ऑपरेशन बाम में इन्होंने 7 सिग्नल टावर्स जो थे वो गिराए थे। इन्होंने 30 के आसपास हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म किया था। इन्होंने 5 सर्वेलेंस ड्रोन्स को भी डाउन किया है। इन्होंने चुन चुन के सीपीईसी के ऊपर लगे एसेट्स और उनके रोड और रेल रूट को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। तो खुली चुनौती इन्होंने चीन को भी दी है, और इन्होंने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे जाके अटैक किया है, जो कि आर्मी के स्ट्रेटेजिक एसेट्स है। अब इनकी आर्मी अगर चाहेगी रिप्लेनिश करना, तो दे विल बी एम्बुश्ड एट एनी प्लेस। तो पाकिस्तानी आर्मी के इस समय बहुत बुरे हाल हैं हर तरफ से। आसिम मुनीर जो है वो तो अपनी तबाही कर रहे हैं। इस समय ऐसा दिख रहा है कि टीटीपी और ये बीएलए बीएलएफ ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखिए तो जी। अभी कल मैं देख रहा था, समाचार ये आया था कि साहब पाकिस्तान आर्मी ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। हाँ। और पाकिस्तान आर्मी वो कह रही है कि साहब कि हम जो है वो ये जो इनका जिरगा है उसके साथ में हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत तो करने को जिससे तैयार कि है। हाँ, और हम अगर वजीरिस्तान में कहीं भी जाएंगे तो पहले हम अपना जो मूवमेंट है वो नोटिफाई करेंगे उनको, और हाँ, उनकी सहमति से ही हम जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। तो ये क्या दिखाता है? तो हो गया, सरेंडर हो गया सर। ये हार मान ली यहाँ पर इन्होंने, घुटने टेक दिए। पाकिस्तान आर्मी को मेरे ख्याल से एकेडमी में ट्रेनिंग भी दी जाती है सरेंडर कैसे किया जाए। एक स्पेशल चैप्टर होता होगा इनका। बिल्कुल होता तो होगा, इनको तो एक्सपर्ट है हाँ, सरेंडर करने 71 में। वेटरन जो आके इनके काट लेते होंगे उसके ऊपर कि किस तरीके से सरेंडर करते हैं, कैसे पैंट उतारने की सेरेमनी होती है, कैसे अपनी पिस्टल हैंडओवर की जाती है। तो ये सब इनकी सिखाई होती है। ये सब सिखलाई होती है इनकी। सरेंडर का भी कोई कोर्स होता है क्या? मेरे ख्याल से होता है, काकुल में होता होगा सर। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि कुछ मेरे मित्र हैं वो अगर मुझे वो लाके दे सकते हैं, इनका कौन सा पैम्फलेट है जिसमें ये सिखाया जाता है, पक्का सिखाया जाता होगा। क्योंकि इनकी जैसे क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग दी जाती है ना हारने की, वही पाकिस्तान आर्मी देती है। तो इनके पास में एक फौज में एक चीज होती है सर, प्री कोर्स ट्रेनिंग। कोर्स हम्म, में जब आप जाते हैं तो उससे पहले आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर जाते हैं कि आगे क्या सीखेंगे आप। तो वैसे हम्म, ही जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो हारने से पहले उसकी ट्रेनिंग लेके जाती है पाकिस्तान आर्मी से, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है हारने का। ये हम्म, बाहर के मुल्कों से भी हारते हैं, जैसे कि भारत से इन्होंने युद्ध किया वहां हारे। ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे बलोच हुए, टीटीपी हुआ जो कि अपने लैंड के लिए लड़ रहा है, सिंधु देश अभी खड़ा होने वाला है, देखते रहिए। मैटर ऑफ टाइम जब सिंधु देश का मूवमेंट जो है वो खड़ा हो जाएगा, सो देन इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तानी आर्मी। तो इस समय आसिम मुनीर जो है वो कभी भी पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में लेना नहीं चाहेंगे। ये आपकी तरफ से एक ये नॉर्मली तो सभी तरफ से ये रिपोर्ट हो रहा है कि साहब आसिम मुनीर अब बना प्रेसिडेंट, अब बना प्रेसिडेंट। सर वो समझदार आदमी है, वो नहीं बनेगा प्रेसिडेंट। अगर बन गया तो ये तय हो जाएगा कि समझदार नहीं है। हाँ, ये है। ये आप मान के चलिए, अगर उसमें समझदारी का 1% भी मात्रा है तो वो नहीं बनेगा। हाँ, और अगर बन गया तो ना समझ है बेचारा। ये बात सही है साहब। अच्छा, ये टीटीपी वाले जो है आजकल ये ड्रोन से हमले कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पे, तो ये ड्रोन, इनके वाले ड्रोन कहाँ के हैं साहब? इनके ड्रोन कहीं से भी आ सकते हैं सर, क्योंकि ये भी ईरान के अननोन है? पास में बड़े। हाँ जी। ये भी अननोन वाले हैं क्या?
ये अननोन नहीं है। ये जैसे ईरान है, ईरान मित्र देश है, और उस इलाके में ना ट्राइबल एफिलिएशंस बहुत स्ट्रांग है। ट्राइबल एफिलिएशंस दे ट्रांसेंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो जो बलोच पाकिस्तान में है और जो बलोच ईरान में है, उनके लिए बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है कंट्रीज की, वो कोई मायने नहीं रखती है। उनके लिए बलोच आइडेंटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी। तो उसी प्रकार से जो अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो है बेसिकली एक ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया है। ट्राइब्स में वहां लोग बच्चे हैं, और वो उनकी एफिलिएशन उनकी ट्राइब के साथ में रहती है। तो जो ट्राइब की एफिलिएशन, अब जैसे कि आप देखिए ईरान ईरान के अयतुल्ला अली खमेनाई जो हैं, ही इज अ अजेरी। ओके। तो उनकी लॉयल्टीज जो हैं वो ईरान के साथ में तो है ही हैं, लेकिन अपनी ट्राइब के साथ में भी उनकी एफिनिटी जरूर बनी रहेगी। उसी प्रकार से जो अफगानिस्तान में जो ट्राइब्स हैं, इनकी एफिनिटी अपनी ट्राइब्स के साथ में रहेगी। और वो ट्राइब्स जो हैं वो जरूरी नहीं अफगानिस्तान में है, वो ईरान में भी हो सकती हैं, वो ऊपर तुर्कमेनिस्तान में भी हो सकती है, अजरबैजान में भी हो सकती है। तो इनकी एफिनिटी उन लोगों के साथ में इस प्रकार से बनती है। तो ये हो सकता है ये ड्रोन्स उस एफिनिटी के बदौलत इनके पास में आ गए हों। अगर अननोन हो और कहीं से आए हों तो इसका मुझे इल्म है नहीं। ओके ओके। तो हमारे ट्रम्प बाबू का जो भारत को घेरने का प्लान है, वो फेल होता ही दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है? सर, ट्रम्प बाबू जो हैं वो सिर्फ बोल पाएंगे भारत के खिलाफ। उनको बोलने की पूरी आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमने हर एक व्यक्ति को दे रखी है, और ट्रम्प महाशय जो है अछूते नहीं है। तो वो जो बोलना चाहे वो बोलते रहें। और आप ये मानिए कि उनके कहे के बाद में भारत सरकार रिएक्ट भी नहीं कर रही है। तो इससे बड़ी इज्जत अफजाई किसके लिए क्या हो सकती है कि वो कुछ बोले और उसका रिएक्शन भी ना आए। तो भारत सरकार जो है वो सब नेताओं की इज्जत अफजाई के लिए जानी जाती है। उसको पता है कि कब किसके साथ गले मिलना है और कब किसके ट्वीट का जवाब ही नहीं देना है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भारतीय जनता ही ट्वीट के जवाब दे देती है, और हम्म। कोई कुछ लिखता है तो उस पर भारतीय जनता उतर जाती है, और फिर वो देश के राष्ट्रपति जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं और फिर हाथ मिलाते हैं, वो जो धमकी दे रहे होते हैं कि जी। तो तो आइए भारतीय आज की जनता चर्चा को आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल चौबे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।